गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर बिहार चुनाव से रिलेटेड है, जो कि है नीतीश लगातार चौथी बार बने मुख्यमंत्री, नई सरकार में भाजपा भारी। भाजपा के साथ जदयू के 5, हम और वीआईपी के एक ने ली मंत्री पद की शपथ। आइए जान लेते हैं सब साल में 7वीं और लगातार चौथी बार इस साल भी शपथ दिलाई गई। हालांकि पार्टी भाजपा भारी दिखी है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के रूप में भाजपा के कोटे से पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से विधायक नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। नई कैबिनेट में जदयू के 5, भाजपा के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम व फिर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के एक सदस्य को मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश के बाद दूसरे नंबर पर भाजपा विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और तीसरे नंबर पर भाजपा की उपनेता रेणु देवी को शपथ दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद नीतीश ने कैबिनेट की बैठक की और शासन प्रशासन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। दूसरी ओर इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे सुशील मोदी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही। हालांकि शपथ समारोह में वह मौजूद रहे। बाद में बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुशील मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है, उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। शपथ ग्रहण का कांग्रेस व राजद समेत महागठबंधन ने बहिष्कार किया। समारोह से पहले राजद ने ट्वीट करके कहा था कि वह शपथ ग्रहण का बहिष्कार करता है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था, आदरणीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा के बजाय वह बिहार की जनाकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई जैसे मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोरोना की तीसरी लहर का पीक निकला, आज पहुंचेंगे 300 स्वास्थ्य कर्मी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक निकल चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी में फिर से लॉकडाउन की अटकलों को खारिज करते हुए सोमवार को यह दावा किया है। जैन ने कहा, केवल मास्क लगाने से ही इस वक्त बचाव किया जा सकता है। वहीं दिल्ली को कोरोना वायरस के आक्रामक तेवर से बचाने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर 75 डॉक्टर सहित 300 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी मंगलवार को दिल्ली पहुंच जाएंगे। जैन ने कहा कि दिल्ली में पहली लहर जून को, दूसरी सितंबर और तीसरी इसी माह के शुरुआत में देखने को मिली थी, लेकिन अब यह लहर निकल चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 5वीं बार सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5वीं बार सबसे ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। 99 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई है। वहीं 37,977 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि अन्य दिनों की तुलना में 50% कम जांच होने की वजह से संक्रमित मरीज भी कम आए हैं। फिलहाल राजधानी में संक्रमितों की संख्या 4,89,202 हो चुकी है। वहीं संक्रमण की वजह से 77,311 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले स्वदेशी कोरोना टीके के परीक्षण का तीसरा चरण शुरू हो गया है। कोरोना से निजात दिलाने की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। पहले स्वदेशी टीके के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो चुका है। हैदराबाद की भारत बायोटेक के अनुसार 26,000 लोगों को परीक्षण में शामिल किया जाएगा।
इसमें लोगों को 28 दिन के अंतर पर 2 बार डोज दी जाएगी। पुणे स्थित एनआईबी लैब के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को अलग करने के बाद भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक टीका तैयार किया है। पहले के 2 चरणों में 1000 लोगों पर टीके का परीक्षण हो चुका है। कंपनी के अनुसार 90% तक एंटीबॉडी पाए गए हैं। दिल्ली एम्स सहित देश के 22 अस्पतालों में तीसरे चरण का परीक्षण एक साथ शुरू होने वाला है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी इस बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है। ब्रिक्स देशों का यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब इसके 2 प्रमुख सदस्य देशों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर 6 महीने पहले हुई एक हिंसक झड़प के बाद गतिरोध बरकरार है। अब दोनों पक्ष ऊंचाई वाले इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान डिजिटल माध्यम से आमना सामना हुआ था, जिसमें विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी रूस की मेजबानी में हो रही ब्रिक्स देशों के 12वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में शामिल नेता आपसी सहयोग और आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने कहा, बैठक में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोरोना में मीडिया कर्मियों के काम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सराहा है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि मीडिया कर्मी अग्रिम मोर्चे के उन कोरोना योद्धाओं में शामिल हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक बनाने और इस महामारी का असर कम करने में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर अपने लिखित संदेश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रिंट मीडिया का विनियमन करने वाली भारतीय प्रेस परिषद की भी प्रेस की आजादी की सुरक्षा करने को लेकर प्रशंसा की। कोविंद ने कहा, मैं यह जानकर खुश हूं कि भारतीय प्रेस परिषद कोविड-19 के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसके प्रभाव विषय पर 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रही है। उन्होंने कहा, करीब 55 साल से अपनी सेवा दे रही पीसीआई उत्कृष्ट पत्रकारिता सुनिश्चित करते हुए प्रेस की आजादी की सुरक्षा के लिए प्रहरी बनी रही है। कोविंद ने कहा, इस साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय देश दुनिया के सामने खड़े सबसे गंभीर संकट से जुड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा, कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के तहत मीडिया ने लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है और इस तरह उसने इस महामारी का प्रभाव कम करने में मदद की है। उन्होंने कहा, मीडिया कर्मी अग्रिम मोर्चे के कोरोना योद्धाओं में शामिल हैं। पीसीआई के माध्यम से मैं ऐसे मीडिया कर्मियों की प्रशंसा करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता फैलाकर असाधारण सेवा की है और सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में मूल्यवान हितधारक के तौर पर काम किया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, इस बार संसद का शीतकालीन व बजट सत्र एक साथ संभव हो सकता है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देश भर में कोरोना के मामलों में कोई राहत न मिलने के चलते सरकार इस साल संसद का शीतकालीन सत्र और बजट सत्र एक साथ करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक संभावना तलाशी जा रही है कि क्या दोनों सत्र एक साथ कराए जाएं या सीधे अगले साल बजट सत्र कराया जाए। यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने अब तक सत्र को लेकर कोई तैयारी शुरू नहीं की है।
सूत्रों के मुताबिक सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले ही सांसदों को सूचित कर दिया जाता है ताकि अगर प्रश्नकाल हो तो वह अपने प्रश्न एडवांस में भेज सके। मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में रोजाना 2 से 3 हजार मामले आ रहे थे और सरकार को सत्र रोकना पड़ा था। मौजूदा समय में 7,000 और इससे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान 30 से ज्यादा सांसद संक्रमित हुए थे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, सेना में किसी न किसी को अंडमान व लद्दाख तो जाना पड़ेगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि वह सेना या सशस्त्र बलों में तैनाती से संबंधित मामलों में दखल नहीं देगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह सही है कि लद्दाख, अंडमान व निकोबार और पूर्वोत्तर राज्य आदि कठिन क्षेत्र हैं, लेकिन किसी न किसी को तो वहां तैनात करना ही होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता करनाल से कहा, आपको अपनी पोस्टिंग को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन सेना में पोस्टिंग एक ऐसा मसला है जिस पर हम दखल नहीं देते हैं। हम आपकी कठिनाई समझते हैं, पर हम सेना की तैनाती मामले में दखल नहीं देते। याचिकाकर्ता कर्नल का तबादला राजस्थान के जोधपुर से अंडमान निकोबार कर दिया गया है। उनकी पत्नी भी कर्नल है, जिनकी पोस्टिंग पंजाब के भटिंडा में है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, कोविड काल में भी धूमधाम से मना भाई दूज। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सोमवार को धूमधाम से भाई दूज मनाया गया। सुबह से शाम तक शहर में चहल पहल का माहौल बना रहा। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक भाई दूज का टीका करने का मुहूर्त था। इस मौके पर शहर के मॉल और बाजारों में भी खासी चहल पहल रही। शहर के विभिन्न सेक्टर स्थित मंदिरों में भाई दूज पर पूजा अर्चना की गई। बसों में भीड़ के कारण ऑटो चालकों ने जमकर पैसे वसूल किए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए जहां दादरी में लोगों को परेशानी हुई, दूर दराज से गंतव्य तक जाने के लिए बसों में यात्रियों की भीड़ लगी रही। यातायात के साधन न मिलने के कारण गंतव्य तक जाने के लिए सोमवार को जगह जगह लोगों को यातायात के वाहनों का इंतजार करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भाई दूज पर घर आने जाने वालों के लिए यातायात के साधन के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि भाई दूज पर मेट्रो में भी लोगों की खासी भीड़ रही। नोएडा द्वारका मेट्रो रूट सहित अधिकतर रूटों पर सुबह 8 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, छठ पर श्रद्धालुओं को घर पहुंचाने के लिए इस वर्ष 2 गुना ट्रेन चला रही है उत्तर रेलवे। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना संक्रमण के दौरान नियमित ट्रेनों के रद्द हो जाने के कारण पहले दिवाली और अब छठ पर्व के चलते उत्तर रेलवे ने श्रद्धालुओं को उनके घरों तक पहुंचाने के विशेष रेल सेवाएं मुहैया करवा दी है। पिछले वर्ष उत्तर रेलवे ने 82 जोड़े ट्रेनों के मुकाबले इस बार 284 ट्रेन से 3 गुना फेरे लगाकर पहले दिवाली और अब छठ पर्व पर उनके घरों तक पहुंचा रही है। पिछले वर्ष उत्तर रेलवे ने 82 जोड़े ट्रेन के कुल 1063 फेरे लगाए थे। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण 284 जोड़ा ट्रेन चलाते हुए 3237 फेरे लगा रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से नियमित ट्रेनों का संचालन रद्द होने के बाद उत्तर रेलवे ने त्योहार के अवसर पर श्रद्धालुओं को घर तक पहुंचाने और उन्हें घर से वापस आने के लिए 142 जोड़ी अनारक्षित ट्रेनें चलाई हैं। कोरोना संक्रमण से श्रद्धालुओं को बचाव और श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसी के साथ चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, सीजन में पहली बार 25.8 डिग्री पहुंचा अधिकतम पारा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानों में ठंड। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में रविवार रात से शुरू हुई भारी बर्फबारी सोमवार को भी जारी रही।
दोनों राज्यों में हुई बर्फबारी का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला, जहां अचानक ही ठंड बढ़ गई। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में अब तक का यह सबसे कम तापमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री पर पहुंच गया, जो कि 22 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा है। पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए हुए थे। इससे अधिकतम तापमान कम हुआ है और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। इससे पहले नवंबर के 15 दिनों में आसमान साफ होने से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही थी। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से एक बार फिर हवा की दिशा उत्तर पूर्वी से उत्तर पश्चिमी हो जाएगी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, दिल्ली सरकार के छठ पूजा पर प्रतिबंध का भाजपा नेताओं ने विरोध किया है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रामलीला के तर्ज पर छठ महापर्व के भी आयोजन की अनुमति देने की मांग की है। विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी ने कहा कि भगवान भास्कर को आराधना के इस महापर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में बिधुड़ी ने कहा कि यह सही है कि दिल्ली में इस वर्ष कोरोना महामारी का व्यापक प्रकोप है, लेकिन यह भी सच है कि राजधानी के लाखों लोग इस पावन पर्व को मनाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद पहल कर प्रमुख छठ घाटों पर 5-5 लोगों को 2-2 मीटर की दूरी पर रहकर छठ पूजा करने के लिए विशेष पास जारी करें। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, बेल्जियम ने इंग्लैंड को हराकर नेशंस लीग के फाइनल की दौड़ से बाहर किया। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। ड्राइस मर्टेंस के फ्री किक पर दागे शानदार गोल की बदौलत बेल्जियम ने इंग्लैंड को 2 रन से हराकर नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल्स की दौड़ से बाहर कर दिया। अब जब एक दौर का खेल बाकी है, तब बेल्जियम ने ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर चल रहे इंग्लैंड पर 5 अंक की बढ़त बना ली है। बेल्जियम की टीम ने हालांकि अभी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। शीर्ष रैंकिंग वाली बेल्जियम की टीम को बुधवार को दूसरे स्थान पर चल रहे डेनमार्क की मेजबानी करनी है और फाइनल्स में जगह बनाने के लिए उसे हार से बचना भी होगा। डेनमार्क को फाइनल्स में जगह बनाने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि वह अभी बेल्जियम से 2 अंक पीछे है। तो आज के गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।